हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे। और फाइनली भैया आज सीएमए इंटर ग्रुप 1 का लॉ एथिक्स का पेपर हो गया और मुझे जो रिस्पांस मिला वो इतना अच्छा था कि भैया मुझे मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया। सर मजा आया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जिस डे वन से हमने बात की थी पेपर के रिगार्डिंग कि लॉ एथिक्स का पेपर कैसा आएगा, वो हमने डे वन से मान के चला था कि इंस्टीट्यूट हमेशा इस बार भी हमेशा की तरह एक कंसेप्चुअल बेस पेपर ही बना के देगा। मतलब इंस्टीट्यूट एक्चुअली जो पेपर इंस्टीट्यूट से अज्यूम किया गया था वैसे ही पेपर बना के दिया। ना ये इजी था और ना ये हार्ड था। ये पेपर था बेटा मॉडरेट पेपर। मॉडरेट मतलब अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज थी, आपने कंटेंट पढ़ा हुआ था, आपने प्रैक्टिस की थी मेरे साथ में, भैया आई कैन गारंटी तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ ही हुआ है और मुझे उसी बेस पे रिस्पांस भी मिला है। अब बात करते हैं कि इस पेपर के अंदर आंसर्स कौन कौन से सही हैं और कौन से क्वेश्चन कहां से आए, हम बात करने वाले हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू वाले पार्ट से। एमसीक्यू वाले पार्ट में बेटा 6 एमसीक्यू, 15 में से 6 एमसीक्यू इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के एमक्यूबी बैंक में से आए। मतलब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो एमक्यूबी बैंक है वहां से 6 एमसीक्यू डायरेक्टली उठ के आए। लेकिन बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हिच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया मेंशन अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आंसर है भैया आर्टिकल नंबर 30। आगे आता हूं क्योंकि याद रखना बहुत सारे बच्चे इसलिए भी आंसर गलत करके आए क्योंकि उनको मैंने बताया भी था कि मॉड्यूल के पीछे आंसर करता हमने वो भी टिक करके आ गया। ऐसा नहीं करना था। ऑलवेज रिमेंबर आपके क्वेश्चन की दोबारा से प्रॉपरली उसका बनता है आंसर, सजेस्टेड आंसर, उसकी पूरी लिस्ट बनती है आंसर की, उसकी बात चेक होता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इन अ कंसिलिएशन इफ नो कंसेंसस कुड बी अराइव्ड एट बिटवीन द पार्टीज एंड द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग फेल द पार्टीज कैन देन रिजोर्ट टू, ऑप्शन है भैया ए, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे डायरेक्ट और प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्रेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके एमक्यूबी वाले पार्ट से था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। आंसर है भैया प्रीएम्बल। ये सबका सही होगा, ऑब्वियसली बात है। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 when parties to a contract substitute it with a new contract or agree to design or to alter it the original contract। याद करो बेटा आपके 5 आइटम थे, याद है? रेसिशन, रेमिशन, नोवेशन, अल्टरेशन और मर्जर, याद है? तो पॉइंट याद करो। अगर एक नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट किया गया, तो वर्ड से क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट किया गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस टर्म नोवेशन बोलते हैं उसको। और ये पार्ट कहां पढ़ा था? आपने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म के अंदर। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 क्या बोल रहा है? गारंटी द ट्रिपलेटाइल एग्रीमेंट व्हिच कंटेम्पलेट, मतलब क्या इंक्लूड करता है। इसने ये नहीं पूछा कि भैया क्या कॉन्ट्रावेंशन है, क्या इंक्लूड करता है। पार्टी 3 थी, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। तो आंसर आएगा बी एज द आंसर। ठीक है, आगे आता हूं। उसके बाद अगला, इफ ए सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग एट द ऑक्शन सेल और रेज ऑफ प्राइस, बताना क्या होता है। ऑब्वियस कल ही सीखा था, वन डे रिवीजन में भी किया था, हर बार किया था। कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। भैया ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, नाम अभी पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं। क्या कह रहा है? व्हिच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर अचीविंग ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। भैया सिंपल सी बात है, याद करो 4 पढ़ी थी आपने, एट विल, स्पेसिफिक पार्टनरशिप और आपके पास पर्टिकुलर पार्टनरशिप और था हमारे पास जनरल पार्टनरशिप। लिमिटेड का नाम ही नहीं था, बच्चे इसको टिक करके आ रहे हैं। बाद में रखना आंसर क्या आएगा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो कि स्पेसिफिक पर्पस पूरा होने के बाद खत्म हो जाती है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास में आता है 9 एज पर सेक्शन नंबर 30 एलएलपी एक्ट व्हेन इज द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर कंसीडर अनलिमिटेड। बताओ ना, अनलिमिटेड मतलब पर्सनल लायबल कब होंगे? सिंपल सी बात, जब वो कोई फ्रॉड वाली कंडीशन में फंसेंगे। याद रखना, अगर किसी भी पार्टनर कोई पार्टनर पाया जाता है किसी पर्सन को मिसकंडक्ट के लिए या फ्रॉड वाले पार्ट में, उसके लिए लायबल होता है। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 within how many days LLP must appoint a D partner when a vacancy arise। आंसर है 30 days, लिखा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी एमक्यूपी से आया था। which the following amounts or to safety measure। आंसर है फेंसिंग ऑफ सेफ्टी। भाई सेफ्टी मेजर की बात कर रहा है वो, कि भाई फैक्ट्री वगैरह उसके आउटसाइड की बात कर रहा है। तो पॉइंट क्या आएगा? आंसर आएगा सी इज द आंसर, नोट ना कि डी आंसर। आगे आता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 as per section number 63 of the company 13 which of the following cannot be used issue as bonus share। कल ही पढ़ा था, कल ही रिवाइज किया था, रिवैल्यूएशन अमाउंट को यूज नहीं किया जा सकता। और मुझे पक्का पता है भैया, लिटरली आई कैन गारंटी यू, अभी आपके रिस्पॉन्स मुझे मिल रहे हैं, अभी और मिलेंगे मुझे, और मैं पक्का पता है सब मुझे यही बोलेंगे सर मजा आ गया, सीरियसली। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। व्हिच व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन हैव विदाउट पासिंग एसआर। याद करो, ये क्वेश्चन मैंने मल्टीपल बार तुमसे पूछा, भैया कितने मैक्सिमम, कितने, मतलब 15 मैक्सिमम। भैया एक बार एसआर पास करके नंबर बढ़ सकता है,
बट अगर यहाँ पे बोला विदाउट एसआर पास ही नहीं किया, ऑलवेज में कंपनी प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ओपीसी हो, मैक्सिमम नंबर है 15 भैया। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों कहां से एमक्यूपी से है, लेकिन ऑलरेडी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं पहले से। कौन सा है? एट एवरी एजीएम, बताओ एट एवरी एजीएम नॉट लेस देन कितना, 2/3, याद है भैया, डायरेक्टर बाय रिटायरमेंट बाय रोटेशन में कितना था, 2/3 ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी विल रिटायर बाय रोटेशन। आंसर है भैया बी। आगे आता हूं, 15 क्वेश्चन कौन सा है? द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। आंसर है डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट। तो भैया ये थे तुम्हारे आंसर्स अपने इन 15 क्वेश्चंस के, ठीक है, कर लो, मैच कर लो, और यही है आपके रियल आंसर। अब बात करते हैं अपने पास सेक्शन नंबर बी की, जहां पर अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5 क्वेश्चन करने थे, और 5 क्वेश्चन आई कैन गारंटी तुम सीधा सीधा चूज करके आ चुके हो। जिन्होंने भी रेगुलर क्लास वाले बच्चे थे पक्का करके आए होंगे, रिवीजन किया मेरे पक्का करके आए होंगे, और कल वनडे रिवीजन लिया वो भी करके आएंगे, लिखना भी सिखा चुका तुमको पूरा पार्ट। आओ बात करते हैं, चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए में मिसरिप्रेजेंटेशन, और बोला भैया इफेक्ट का मतलब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन नंबर 18, 19 लिख के आना था, लिख के आ चुका पक्का गारंटी, पक्का मुझे पक्का पता है। और ये क्वेश्चन हमने एग्जाम अपने पास में राइटिंग में लिया भी था, जहां आपने मुझे लिख के भेजा भी था। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी कौन सा बोला? इंडेमनिटी एंड गारंटी वाला पार्ट पूछा, बोला कंपेयर करो, कॉन्ट्रास्ट मतलब उन पर नजर डालो। इन शॉर्ट आपको डिफाइन करना था इंडेमनिटी क्या होती है, कितनी पार्टी होती है, रिमेंबर उसके आपको बताना, गारंटी क्या है, उनकी पार्टी कितनी है, तो उसके बाद में उनका कंपैरिजन डिवाइड करना था। आगे बढ़ता हूं, तो ये आपने पक्का चूज किया होगा, गारंटी पक्का पता है मुझे, ठीक है। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया बेटा राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, इन शॉर्ट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आपको लिख के आनी थी। आगे आता हूं, अगला पार्ट बी में बोला बायर की रेमेडी अगेंस्ट दिस सेलर। हालांकि उम्मीद नहीं थी उससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, बट उसके बावजूद भी याद करो ना, बायर की क्या रेमेडी है आपके अनपेड के अगेंस्ट में। सिंपल सी बात है भैया, अगर बायर डैमेज के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, डिफेक्टिव हुआ तो, उसके बाद अगर डिलीवरी नहीं मिली तो केस डाल सकता है, और उसके बाद में अगर वारंटी ब्रीच होती है तो भी केस डाल सकता है। ये सारे राइट थे किसके पास है? बायर के अधिकार बनते थे। ऑब्वियस। आगे आता हूं, अनपेड से टॉपिक आ गया हमारे पास में। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 इजी, वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ लिया गया एज पर इंडस्ट्रियल लॉ 15% की वेटेज है, बट यहां पर इस बार उसने यहां पर उसके एमसीक्यू ना बना के पूछ लिया, आपके 7 नंबर क्वेश्चन पूछ लिए। कौन से हैं? कोड ऑफ वेजेस का रिगार्डिंग पूछा, पर्पस क्या है? सिंप्लीफाई, आपने अगर कोड ऑफ वेजेस ऊपर से भी पढ़ा होगा ना, तब भी ये पार्ट आपको आता होगा। और इस क्वेश्चन ने ये प्रूव कर दिया, 2 क्वेश्चन ने, कि यस अगर आपने कंसेप्ट रीड आउट किए हैं, समझे हैं, लो को रट्टा नहीं मारा, लो समझ के पढ़ा है, तो भैया आंसर डेफिनेटली तुम्हारा हुआ होगा। पूछा क्या है? पर्पस ऑफ कोड ऑफ वेजेस समराइज द वेरियस कंपोनेंट। पेड़ो पूछा है कोड ऑफ वेजेस का पर्पस क्या है? ऑब्वियस स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरा क्या है? और कौन कौन से कंपोनेंट है? एग्जांपल मिनिमम वेज कितना है, पेमेंट ऑफ वेजेस कितनी है, बोनस की बात कर लो, इक्वल रेम्यूनरेशन की बात कर लो, वो आपको इसमें लिख के आना था। इसलिए कुछ स्पेसिफिक पोर्ट नहीं पूछा, इसलिए कंबाइंड ओवरऑल पार्ट पूछ लिया। बताओ कोड ऑफ वेजेस में क्या क्या आता है। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन था। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर बी, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द वेरियस पर्पस ऑफ व्हिच विड्रॉल एंड एडवांसेस। ये लास्ट टाइम भी एमसीक्यू में आया था। विड्रॉल एडवांसेस किस पर्पस, ईपीएफ कौन बात कर रहा है? ईपीएफ एक्ट हमारे पास, उसके अंदर विड्रॉल एडवांसेस किन पर्पस के लिए होता है? ऑब्वियस बात, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मैरिज के बच्चे के मैरिज के लिए, हाउस के लिए, परचेज करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ऑल दीज विल बी वी अगेन सिंप्लीफाइड टॉपिक। भाई कोई डिटेल टॉपिक नहीं था ये। ईपीएफओ का फंड में विड्रॉल और एडवांसेस किस किस पर्पस के लिए होता है, और बकायदा आपको जो नोट्स दिए थे उसमें हमने सारे बुलेट पॉइंट दिखाए थे कि ये पॉइंट्स हैं, इनके अंदर ये लिखना है। और अगर आपने बेसिक भी क्लास की थी इसकी, उसके बाद में आई कैन गारंटी आप इसको क्वेश्चन को पिक करके आए हो पक्का। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की। अगेन कल ही डिस्कशन हुआ था, याद करो, और रिवाइज भी कराया था। कल भी हुआ था, पहले रिवीजन में भी हुआ था, रेगुलर में डिस्कशन किया था। नोटिस के ऊपर कौन सा बोला? नोटिस के रिगार्डिंग हमारे मोड थे, तो मोड पूछा कौन सा, और याद करो मैंने लिखवाया भी था, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मोड पूछा करके आ चुके हो, पक्का पता मुझे। आगे आता हूं, उसके पूछा हमारे पास क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन 5 का भी पूछा कि बताओ भैया बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात समझना, इस क्वेश्चन ने क्या किया, इस क्वेश्चन ने टॉपिक को उठाया। अब कोई बोलेगा आपके पास बताइए डायरेक्टर वाले पार्ट में, एक बात इसमें हुआ, बताता हूं क्या हुआ। इस बार इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टर की जो वेटेज रखी ना भाई, वेटेज तो वही रखी, लेकिन उसने पैटर्न बदल दिया। यस ये बात मैं बोलूंगा आप लोगों को, हमेशा उसने पैटर्न रखा स्टेट अपॉइंटमेंट रिमूवल ये वाला। इस बार उसने क्या किया, अपॉइंटमेंट पूछ लिया वुमेन डायरेक्टर का। क्योंकि वुमेन डायरेक्टर के रिगार्डिंग बेटा ना तो स्टडी मैट के अंदर कोई डिटेल टॉपिक है, ओनली एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल लाइन है अपॉइंटमेंट के अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं है वहां पे। और ना ही वुमेन डायरेक्टर के ऊपर इंस्टीट्यूट को बोलना भी चाहूंगा, सुन पा रहे हो तो समझना बच्चों की बात को। बच्चों को ऐसे क्वेश्चन मत दो, ऐसे क्वेश्चन मत दो जो आपने उनको स्टडी मैट में नहीं दिया और ना ही आपने उनको एमक्यूबी में दिया।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जो ए था वो ना तो एमक्यूपी का अंदर था और ना ही वो क्वेश्चन हमारे पास में स्टडी मैट में उसके ऊपर कोई डिटेल टॉपिक है। तो प्लीज प्लीज इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन बच्चों को मत दीजिए यार, ओके। और आप फिर उनसे उम्मीद करते हो कि वो लोग उसको लिख के आए, ठीक है। तो प्लीज अपॉइंटमेंट बच्चों को आता है, बाकी सब पढ़ गया था। अगर आपने मेंशन किया वुमेन डायरेक्टर वाला पार्ट तो बच्चों को एडिशनल पार्ट क्या होता है, इन शॉर्ट सिंपल सी बात, एक डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर हो सकती है, 3 महीने में अपॉइंटमेंट उसका होगा। ये सारी बातें बच्चों को कंटेंट भी देना जरूरी होता है। आगे आता हूं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये ध्यान रखना किसमें क्या लिखा होगा, इसमें सिंपल सी बात भैया, आप ध्यान रखना बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, डायरेक्टर रिपोर्ट के बारे में। हालांकि अगर बताऊं ना तो एक क्वेश्चन आपके पास में इस वाले पार्ट के अंदर था और ना इस वाले पार्ट के अंदर था। सिंपल सी रखना, याद करो रोड रिपोर्ट और ये वाला पार्ट कहां सीखा था, ये था हमारे लास्ट चैप्टर का पार्ट जहां पे हम ऑडिटर के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर था IFC-FR, याद है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें से टॉपिक दिया गया है। हालांकि इस पे भी डिटेल पार्ट नहीं था, लेकिन हमने ऑलरेडी सीखा था कि बोर्ड मतलब डायरेक्टर्स की बात कर रहा है। डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, क्या मेंशन करेंगे, पॉलिसी की मेकिंग वाली पार्ट, रिमेंबर अपॉइंटमेंट करना उसके लिए पार्ट करेगा, मीटिंग बुलाने उसके लिए, जो जितना भी पार्ट डायरेक्टर्स करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, वो सब उनकी रिपोर्ट में मेंशन होता है। आगे बढ़ता हूं, तो याद रखना अगेन क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए मैं बोल देता हूं भैया, वुमेन डायरेक्टर वाला पार्ट आपके इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में नहीं दिया, ओनली एक लाइन दे रखी है, उसके अलावा एमक्यूपी में भी नहीं दिया। लेकिन एक क्वेश्चन जो कि उम्मीद नहीं थी, अगर बोलूं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के दोनों ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए जो कि उससे इतनी उम्मीद हमको नहीं थी। क्यों नहीं थी भैया, KMP की मैनेजरियल पर्सन के ऊपर आपने अपने स्टडी मैट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि KMP होता क्या है और कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूड पर्सन बनते हैं। और यहां आप पूछ रहे हो बच्चों से कि बताइए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ KMP। अब याद रखो ये क्वेश्चन बेटा इंस्टीट्यूट ने एमक्यूपी में दिया, स्टडी मैट में इसके ऊपर डिटेल कंटेंट नहीं है, बट यस इसके ऊपर एमक्यूपी में इंस्टीट्यूट ने बता दिया कि इसमें रोल लिख के आओ। तो एक बात बोलो, अगर आप अटेम्प्ट भी करके क्वेश्चन को आए हो तो सिंपल सी बात याद करो कि एमपी में आपके पास CEO, CFO, CS सब लोग इंक्लूड होते हैं, उनका क्या रोल होता है, मीन एक्सपर्ट रोल क्या होता है, वो आप उसमें लिख के अगर आ सकते थे आप आए होंगे। बट अगेन बोल रहा हूं इंस्टीट्यूट ने दोनों क्वेश्चन जो चूज किए हैं बेटा, ये क्वेश्चन स्टडी मैट के अंदर इनके ऊपर डिटेल कंटेंट नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे, और मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे इसको स्किप भी करके आए होंगे शायद। ओके आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप किया जो उन्होंने। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इजी, वेरी इजी, दोनों क्वेश्चन एथिक्स के ऊपर। एथिक्स के बारे में नेचर बताओ और रेलेवेंस ऑफ टू बिजनेस, इन शॉर्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स के बारे में बताओ। आगे बढ़ता हूं, ये सिग्निफिकेंट कितना है एथिक्स बिजनेस के लिए। आगे आता हूं, नंबर 2 ट्रेडिंग करते हो, ऑल दिस थिंग जो कि कॉर्पोरेट बिजनेस करते हैं। तो भैया ऑलरेडी आई कैन गारंटी आप इस पार्ट को डेफिनेटली लिख के आएंगे और आई थिंक ये आपकी पहली पसंद हुई होगी वहां पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन ऑन ए केस स्टडी दैट इज कॉल्ड बेलमेंट पे आया क्वेश्चन। और याद करो बेलमेंट के रिगार्डिंग बात की थी, इस पूरी कहानी में क्या है, बेलमेंट में बेली के बारे में बोला गया कि भैया बेली अगर अनऑथोराइज यूज करता है, याद करो हमने कल भी रिवाइज किया, रेगुलर क्लास में डिटेल में लिखा भी इस पार्ट के बारे में, हमने अपने याद करो हमने अपने राइटिंग सीरीज वाले पार्ट में भी क्वेश्चन पिक किया था और जहां मैंने पूछा था बताओ बेली की क्या ड्यूटीज बनती हैं, बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऑलवेज रिमेंबर अगर बेली ने अनऑथोराइज यूज किया है बेली विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और केस स्टडी क्वेश्चन मैं आपको लिखना पहले सिखा चुका था और आपने प्रैक्टिस भी किया था। आगे आता हूं, तो भैया इन शॉर्ट अगर बोलूं ना मजेदार पेपर था भाई, मजेदार पेपर था। और आई कैन गारंटी, और मुझे जो अभी तक रिप्लाई मिले एक भी बच्चे ने नहीं बोला पेपर खराब गया, एक ने भी नहीं बोला, सबने बोला पेपर मजेदार हुआ, सारे आता था। जो क्लास में कंटेंट कवर किया था हमने सर उसी में से था, कुछ भी हमें बाहर से नहीं मिला, जो हमें बाहर से दिखा हमने उसको स्किप ही कर दिया सर। आगे आता हूं, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसका? ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी के बारे में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है, बताओ। कल ही वनडे रिवीजन वाले पार्ट में डिटेल नोट्स में इसके बारे में रिवीजन भी किया था, अपनी रेगुलर क्लास में भी कवर किया था। और इन शॉर्ट अगर मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूं भैया, रेगुलर में भी नोट्स अलग से बना के दिए थे तुमको मैंने, ठीक है। उसके बाद में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया, MCQ भी किए थे इसके बारे में, और कल वनडे रिवीजन भी किया था। तो इन शॉर्ट भैया आप तुम अगर चेक करो ये पेपर कुछ ऐसा था बेटा, अगर कोई 5 क्वेश्चन इसमें करने थे तो आई कैन गारंटी भैया 5 क्वेश्चन इजिली आप चूज करके आए होंगे और बढ़िया तरीके से लिख के भी आए होंगे। मुझे जरूर बताना कैसा रहा तुम्हारा पेपर और क्या पेपर देने में मजा आया नहीं आया। और भाई दूसरी बात सुन लो, अब प्लीज मत लगाना कि कौन सी वीडियो कहां देखनी है, कौन रिव्यू, अब बस हो गया, रिव्यू देख लिया, खत्म करो। अब अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले पार्ट की, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना बेटा, सिंपली रिलैक्स करके लग जाओ पूरे कॉन्फिडेंस साथ में, और अब पेपर पे कोई डिस्कशन मत करना गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा,
इसके बारे में बता रहा हूं, और पूरा रहेगा अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना बेटा, और तैयारी में लग जाओ। बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, ऑल द वेरी, बाय बाय बाय।